देखो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, हम कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसे आप डिफाइन कैसे करते हो। व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? तो हम बोलते ये हैं कि द लिविंग एंटिटी, द लिविंग एंटिटी अराउंड अस, जो लिविंग एंटिटी हमारे चारों तरफ है उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का मीनिंग है उसे आइडेंटिफाई करना, फिर उसको नेम देना एक। ठीक है, सो दैट कभी भी हमें वो चीज दिखे तो उसको हम पहचान पाए कि क्या है। तो हमारे एग्जाम में सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखो the scientific practicing, the scientific practice of identifying comma naming and ग्रुपिंग, उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप बनता है। तो पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसको एक नेम देना और एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, एंड ग्रुपिंग। साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग organism is called classification. ठीक है ना। जब रिकॉर्डेड वीडियो में तुम इसे देखोगे तो क्या कर सकते हो, प्लेयर में जाके ना उसका स्पीड फास्ट कर सकते हो, उससे जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं यदि कॉपी में लिखोगे तो। पहले हम लोग जो है ना लिख लेते हैं एक पॉइंट, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ा क्लासिफिकेशन से हटके, कि व्हाट इज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी, बायोलॉजी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, जो तुमने बोला। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बायोलॉजी इज द स्टडी of life, or we can say study of living organism। बेटर है कि हम बोले स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो जितने भी सब्जेक्ट है ना उसका कोई ना कोई फादर होता है। फादर मतलब जिसने सबसे पहली बार ना बायो को प्रॉपरली पढ़ना स्टार्ट किया। क्लियर। तो एक एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल जो था ना वो मैसिडोनिया का था, और तुमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर का वो टीचर, वो था, गुरु था। ठीक है ना, अलेक्जेंडर का गुरु एरिस्टोटल था। हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं कई बार उसको। ठीक है, तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसमें कुछ पूछना है बताओ। एरिस्टोटल या टी शुड है, एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो प्रॉपरली नोट बनाओ, जहां मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है, जहां मैंने रेड पेन का यूज किया है, तुम भी वैसे ही करोगे। प्रॉपर जितना नोट होगा उतना ही रिवीजन करने में अच्छा लगेगा, और जितना रिवीजन अच्छा होगा उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है,
कब अभी हो सकता है अभी हम क्लास जब कर रहे हो कुछ कुछ चीजें छूट जाए, तो जब हम स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में पूछे हुए सीपीएस करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा, तो वहां हम जो है वो लगा के स्टिकी नोट्स लगा के उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। ना देखो, जो बायो हम लोग पढ़ते हैं तो बायो की बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी का क्या क्या ब्रांच है, तो एक बायोलॉजी जो है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में कहते हैं उसे हम कहते हैं बोटैनी, बॉटनी, ठीक है। और दूसरा जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो जूलॉजी, ठीक है। जो बॉटनी के फादर हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट, और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, प्लांट्स। जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, तो वो है थियोफेरेस्टस, थियोफेरेस्टस। और जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, ठीक है ना, वो तो हम थियोफेरेस्टस, थियोफेरेस्टस एंड फादर ऑफ zoology is the Aristotle. और ऑन द होल बायो के भी फादर किसको माना जाता है, एरिस्टोटल। नोट कर, जितनी अच्छी राइटिंग होती है ना वो आपके कैरेक्टर को ना एक वो करता है, उसकी स्टडी में ऐसा पाया गया है, जितनी अच्छी जिसकी राइटिंग होती है ना पर्सन उतना ही ज्यादा जो है अपने पेशेंसफुल होता है, अपनी चीजों को ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में करता है। कहीं कहीं पढ़ोगे ना कि जिसकी राइटिंग खराब होती है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसका हाथ काम नहीं उतना जल्दी नहीं चल पाता जितना दिमाग चलता है। ये बेकार फालतू की वो है, क्योंकि इसकी आइंस्टाइन की देख लो, फिर इनकी देख लो, मैंने सीवी रमन की, वो लिखते थे तो ऐसा लगता था कि बोर्ड पे किसी ने टाइप कर दिया और चौक से। चलो, तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज द एरिस्टोटल। चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो हम लोग थे क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो हमने देखा कि क्लासिफिकेशन इज द स्टडी ऑफ नेम, आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड ग्रुपिंग। ये जो हम करते हैं इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जो क्लासिफिकेशन के ऊपर स्टडी करता है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द branch of biology that deals with classification is called taxonomy, and systematics, इसको हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स कहते हैं। पहले सुनो ध्यान से, बाद में लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा तब लिखना। अब ये आता है कि टैक्सोनॉमी क्या है, पार्ट पे लिखना नहीं। टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हम करते हैं डिस्क्राइबिंग, एनिमल को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग,
है उसका नाम क्या होगा? जैसे ह्यूमन का नाम क्या है? मॉडर्न ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है बताओ? होमो सेपियंस। दिस इज द टैक्सोनॉमी। ये कौन करेगा कि ह्यूमन का नाम टैक्सोनॉमी में ह्यूमन का नाम रखा होगा होमो सेपियंस, मैंगो का नाम रखा होगा मैंगीफेरा इंडिका। ये सब किसने किया है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में ये काम होता है। सिस्टमैटिक में क्या करते हैं? उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो इट इज, इसका काम क्या है सिस्टमैटिक का? ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग। ग्रुपिंग, अभी ग्रुप क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ग्रुपिंग एंड अरेंजिंग। ग्रुपिंग एक तरह से समझो जैसे अपना नाम होमोसेपियंस है, ये टैक्सोनॉमी का काम है। अब होमोसेपियंस को रखा गया है मैमल्स में, तो मैमल क्या है? एक ग्रुप है। सो दैट ग्रुपिंग इज द सिस्टमैटिक्स। क्लियर? नाम देना टैक्सोनॉमी, और उसे ग्रुप में रखना मैमल्स के अंदर, वो काम है सिस्टमैटिक्स। नोट कर लो। देखो, तो यदि हमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स पढ़ना है तो कोई तो होगा जिसने इसको पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना स्टार्ट किया होगा, तो उसको हम बोलेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। तो हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या फादर ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर? एक होता है जिसमें हम नाम रखते हैं, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखना, जैसे होमोसेपियंस। ठीक है, इन सबको सिस्टमैटिक पढ़ना शुरू किया था कैरोलस लीनस। ठीक है, कभी कभी कार्लस को ना ऐसे एग्जाम में कार्ल लिखा भी आ जाता है, तो बात सेम ही है, कैरोलस लीनस। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले सिस्टमैटिक वे में इस सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया। टॉपिक टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कुछ भी आ जाए सब कैरोलस लीनस। देखो, अब हमने कैरोलस लीनस को यदि पढ़ा है, कैरोलस लीनस, तो इन्होंने जो बुक्स लिखा है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बुक्स का नाम पूछता है हमसे। कैरोलस लीनस ने कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं, बुक्स लिखा है जिन्होंने, तो उसको हम लिख लेते हैं, और यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उन्होंने फर्स्ट बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरल। ये बुक बहुत ही आता है एग्जाम में। दूसरा इन्होंने बुक लिखा था, वो था जो इंपॉर्टेंट है, वो है जनरा प्लैनेटरम। जनरा प्लैनेटरम। ठीक है, और थर्ड एक इनकी बुक है जो फेमस है, दैट इज स्पीसीज प्लैनेटरम। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में सिस्टमा नेचुरली जो बुक है इसके बारे में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। जनरल प्लैनेटरम, स्पीसीज प्लैनेटरम, जनरा प्लैनेटरम, स्पीसीज प्लैनेटरम, ये ध्यान रखना कि क्लासिफिकेशन के वर्ड है तो कैरोलस लीनस का ही वर्क है। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ना क्यों चाहिए? व्हाई दे स्टार्टेड क्लासिफिकेशन इन बायोलॉजी? क्या जरूरत पड़ गई, है ना? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन देखो, तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई में, तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिज्म
है ना। और किस में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है हमें उनके स्टडी में, है ना। स्टडी हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। उस स्टडी से हमें क्या पता चलता है? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें पहले नहीं पता था इंसेक्ट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक बार क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चला इंग्लैंड में, है ना, 17th सेंचुरी में, तो 16th सेंचुरी में, तो उस टाइम क्या किया गया कि इंसेक्ट, लोगों को इंसेक्ट पसंद नहीं था, तो उसको मारने के लिए ना केमिकल यूज करने लग गए। तो इंसेक्ट ही पॉलिनेशन करवाता है, जिससे फ्रूट आता है, जिससे मान लो आपका राइस है, पैडी है, तो पैडी का जो पैडी होगा या फिर आपका फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, ये वही क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है और फ्रूट बनता है। अब आप एनिमल को मार दोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी क्या, कि आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, जो आपको क्रॉप यूज उगा रहे हो खाने के लिए, वो नहीं होगा। ये सारा काम इंसेक्ट का है। तो इंसेक्ट का इंपॉर्टेंस फिर हमें समझ में आया, तो उसे मारना बंद किया। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमें उसने रिलेशन बताया कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और भी इकोलॉजी में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे इन्वायरमेंट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस ऑर्गेनिज्म का, ये सारा हमें इससे पता चलता है। दूसरा, ये हमें हेल्प करता है टू स्टडी द इवोल्यूशन, कि भाई ह्यूमन कैसे इवॉल्व होकर ह्यूमन बना। तो हेल्प्स इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? देखो, वेरिएशन आता है ह्यूमन बीइंग में, रिप्रोडक्शन में। जैसे हम लोग अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, तो वेरिएशन है, लेकिन ये वेरिएशन धीरे 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 इन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, लॉन्ग, जैसे मान लो हम बिलियन ईयर्स ले लें, तो उसमें जो बड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले कैसे थे, एस्ट्रोलॉप्टिकस मंकी की तरह थे, मंकी की तरह दिखते थे, झुका हुआ कमर था, हमारे हाथ लंबे थे। हम अब मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गए, होमोसेपियंस, तो अब हम डिफरेंट है, तो हम इवॉल्व हो गए, है ना। आगे और इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन बहुत बड़े टाइम में होता है, वेरिएशन छोटे टाइम में होता है। तो इवोल्यूशन की स्टडी से हमें पता चला, इवोल्यूशन की स्टडी में हमें क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। ठीक है, नोट करो। बोरिंग लग रहा है क्या बायो इनफैक्ट जो है ना, किसी को बोरिंग लगता है, लेकिन बायो ना बहुत ही ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही बायो है। सर मुझे बहुत स्टार्टिंग से ह्यूमन बॉडी बायो का इवन आगे ऐसा नहीं है कि बायो में हम डॉक्टर बन सकते हैं, आगे इसका बहुत स्कोप है। फिजिक्स से कहीं भी कम नहीं है, केमिस्ट्री से कहीं कम नहीं है, पूरा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। बायो में हमें आगे फिजिक्स की ज्यादा स्टडी करनी होती है, केमिस्ट्री की डीप स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो स्कोप अभी समझो कि बायो में क्या है ना, कि हमने बहुत कम चीजें पढ़ा है। सोचो मतलब डिस्कवरी किया है, जैसे हॉस्पिटल्स में बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी मशीन है, चाहे फिर जो MRI वगैरह होता है, उसकी मशीन बहुत बड़े बड़े मशीन होता है। ठीक है, हम इसको छोटा कर सकते हैं, फोन के साइज का। सोचो घर में बैठ के आप MRI कर सकते हो। जो हमारा एम्स है उसमें 1 या 2 MRI मशीन है, सोचो उतने बड़े MRI मतलब एम्स में। अब किसी पेशेंट को यदि आज MRI का जो है जरूरत पड़ा, तो 7 महीने बाद उसका नंबर आएगा, तब तक पेशेंट मर जाएगा। पहले ऐसा कितना केस हुआ है कि भाई पहले इतना लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, कितने लोग उसकी वजह से मर गए MRI नहीं होने की वजह से। तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है इसमें, बट हाँ इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई बायो पढ़े तो सोचे यार मैथ अच्छा नहीं लगता तो बायो ले लो ना। आज जो मॉडर्न एज है वो इंटीग्रेशन का है, आपको इंटीग्रेटेड चीजें स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। मतलब बायो को आपको केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को इंटीग्रेट करके उसका हेल्प कर पाओगे, आप चीजें ले पाओगे। इवन AI के साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप इंस्ट्रूमेंट को छोटा कर पाओगे। ठीक है, जो मेरा रिसर्च पेपर है वो इसी के ऊपर है कि हम लोग कैसे मैग्नेटिक चीजों
तो जैसे अभी एमआरआई वगैरह उनको छोटा कर सकते हैं कि घर में स्कैन करो अपने बॉडी का, अपने डॉक्टर को भेज दो, हब में जाएगा, हब से डॉक्टर के पास जाएगा, घर से एमआरआई हो गया। इतने पेशेंट एमआरआई नहीं होने की वजह से इंडिया में बढ़ जाते हैं। सोचो भाई, अपने एम्स में 1-2 मशीन है बस, और उसमें किसी बच्चे को हम डाल भी नहीं सकते, उसमें बहुत आवाज होती है, बच्चे को डर लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत है, हमने बहुत कम स्टडी किया है अभी। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं। तो आगे हमें करना है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या होगा, कैसे क्लासिफाई करते हैं चीजें। ठीक है, इसमें हम 2 सिस्टम पढ़ेंगे, एक आर्टिफिशियल एंड एक नेचुरल सिस्टम। ठीक है, तो आज की ना लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा तो मजा नहीं आएगा बीच में छोड़ने में। हमेशा जो हमने आज पढ़ा है उसको सोते वक्त रिवाइज कर लेना चाहिए। यदि आपने सोते वक्त रिवाइज कर लिया तो भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और फिर वीकली रिवीजन। ठीक है, वैसे तो मैं क्लास में भी बहुत सारा रिवाइज करवाता हूं, तुम्हें डेली ही रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही ना सक्सेस की गारंटी हमें रिवीजन ही देता है। पढ़ कितना भी लो, जिसका रिवाइज नहीं हुआ, जो चीज आपने रिवाइज नहीं किया ना, वो वेस्ट चला जाएगा, 100% वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जो स्टूडेंट ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग आप लोग ना जो सोचते होंगे कि सर ना बहुत धीरे धीरे पढ़ाना है, थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ाना चाहिए, तो आप ना इसके देखो, जहां पे आप यूट्यूब में देख रहे होगे ना, सेटिंग में जाना, प्लेबैक स्पीड को ना इंक्रीज कर लेना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पेनड्राइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो 4500 का पेनड्राइव कोर्स है हमारे आरएमसी, आरएमएस सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन सब के लिए, और घर बैठे आराम से आप पढ़ सकते हो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, और यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हो, ये तो पेनड्राइव कोर्स उनके लिए है जिनका जो लाइव क्लास नहीं कर सकते, है ना, और जो लाइव क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, लाइव क्लास का फी जो है वो भी बहुत ही मिनिमम फी है, लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके लाइव क्लास के बारे में, पेनड्राइव कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो और लड़ते रहो और मास्टर को याद करते रहो। चलो, थैंक यू, बाय।